शुद्ध पानी जी पेयजल का हम आज भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, नहीं दे पाते। उससे तो मैं भी पीड़ित हूँ। आप भी पीड़ित हैं। मैं भी पीड़ित हूँ। बीजेपी में बार बार कहा जाता है कि परिवारवाद हमारे पार्टी में नहीं चलेगा जी, लेकिन आम चर्चा है कि सतना की राजनीति में एक परिवार का पूरी तरह कब्जा है। जी जी, जिला पंचायत, जी विधानसभा, लोकसभा, हर टिकट एक ही घर एक ही परिवार को जा रही है। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो देखिए, मेरा कहना है कि हो सकता है ऊपर वालों को ये दिखते हैं कि सिर्फ यही सक्षम है हर चुनाव लड़ने के लिए, इस वजह से उन्हीं की तरफ उनका रुझान जाता हो। तो ये थी कि आपकी टिकट बहुत पहले आरएसएस कार्यालय में आके रख गई थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चर्चा क्या हो जाए, चर्चाएं थी। सवाल ये था कि आपको पहले से मालूम था कि आपको टिकट मिल रही है? लगभग थोड़ा अंदाजा था। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाजा था। मतलब आज अगर पद चाहिए तो सबसे पहले पैसा होना चाहिए। सबसे पहले पैसा होना चाहिए, पनही मजबूत होनी चाहिए और चाटुकारिता होनी चाहिए। तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर देख रही हैं? तब की राजनीति में और अब की राजनीति में वास्तव में धरती आसमान का अंतर हो गया है। संगठन तो वही है, लेकिन संगठन में कार्य करने की प्रणाली जो हुई है वो बहुत बदल गई है। पहले होता था कार्यकर्ता कैसा है, काम करने वाला है, सजग है, पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये पार्टी के लिए कितना काम करेगा, कितना समय देगा। पहले पैसे का महत्व नहीं था कि कौन कितना पैसा वाला है, कौन कितनी चाटुकारिता कर सकता है, कौन कितनी जी हजूरी कर सकता है, ये नहीं था। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं भाजपा से जुड़ी हुई हैं और पूर्व महापौर विमला पांडे जी। नमस्कार। बहुत सारी चर्चाएं आपसे करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो स्पष्ट बोलेंगी, बताएंगी। आपका गांव में बांधा में शायद जन्म हुआ है? जी हाँ, रामपुर बघेलान से 4-5 किलोमीटर दूर है बांधा गांव, वहां की हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि। कितने भाई बहन हैं? देखिए, मैं 2 मातृ हूँ। मेरी जो माँ थी, मेरी खुद की माँ थी, तो उनसे हम 2 भाई और अकेले हम बहन। फिर मेरी माँ खत्म हो गई, मेरा भाई हुआ 1 दिन का था, फिर माँ कुछ तो आ गई तो खत्म हो गई। फिर दूसरी शादी हुई तो उनसे भी 2 बेटा और 1 बेटी उनको भी है। आपकी शिक्षा? मेरी शिक्षा MA है, समाज शास्त्र से मैं MA हूँ। और दूसरा, मैं जब कार्य परिषद विश्वविद्यालय में, औद्योगिक विश्वविद्यालय रीवा में मैं कार्य परिषद की सदस्य हुई, तो चूंकि विश्वविद्यालय में जाते थे तो मेरी इच्छा जागृत हुई PhD करने की। तो चूंकि पहले मेरे परसेंटेज कम थे, पहले वाले जो हमने PG की थी, तो फिर मैंने दोबारा राजनीति शास्त्र से फिर दोबारा किया। और जैसे मेरा दोबारा हुआ राजनीति शास्त्र से MA, तो फिर मैं महापौर बन गई, तो डिग्री फिर PhD मेरी नहीं हो पाई। हाँ। राजनीति में परिवार में और कोई भी है? जी। कौन? जो हमारे हस्बैंड है पांडे जी, उनके बड़े पिताजी, सगे बड़े पिताजी श्री केशव प्रसाद पांडे जी, तो वो तो बहुत जनसंघ के समय से राजनीति में रहे हैं और काफ़ी ऊंचाइयों तक वो गए हैं। उन्होंने तो 5-6 बार विधानसभा की टिकट भी पूरे रीवा के जितने भी जिले वो रहे होंगे विधानसभा, वो सभी जगह से विधानसभा लड़े। दुर्भाग्य ये था कि वो कहीं से जीते नहीं। कभी 200, कभी 250, कभी 500 ऐसे वोटों से उन्हें पराजित होना पड़ा। फिर उसके बाद चूंकि मैं राजनीति में जब शादी होके आई, तो चूंकि हमारे यहाँ परिवार में थे, तो हमारे हस्बैंड को बहुत इच्छा थी कि राजनीति में कोई ना कोई घर से होना चाहिए। क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे बिजली विभाग में, तो वो कर नहीं सकते थे। उनकी जो इच्छा थी वो मेरे से पूरी करवाई उन्होंने। आप राजनीति में कब आई? मैं राजनीति में सक्रिय रूप से 1994 में आई हूँ। 1992 में हमने राजमाता साहब से सदस्यता ली थी। फिर 2 साल तक ऐसा ही, कभी कोई मीटिंग हो तो बुला लें, कभी ऐसा चले जाते थे। लेकिन मेरी सक्रिय राजनीति जो हुई है वो 94 से हुई। 94 से। जी। संगठन में भी बहुत सारे पदों में रही हूँ। जी। कोई प्रमुख?
मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले मैं राजनीति में जब आई हूं तो मुझे नगर का दायित्व दिया जा रहा था, तो मैंने नगर का दायित्व मना कर दिया। मैंने बोला इससे छोटा जो मुझे जब सीखना है करना है तो पहली सीढ़ी से क्यों ना शुरू किया जाए। तो मैंने वार्ड नंबर 20 की मैं अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, नगर आपको दे रहे थे, हाँ, आपने वार्ड चुना? मैंने वार्ड चुना क्योंकि आखिर वार्ड हम बेस सीखे। हाँ, बेस सीखें। तो सबसे पहले मैं पहले ये 20 नंबर होता था, वार्ड नंबर हाँ। 20। तो मैं वार्ड नंबर 20 में यहाँ उपाध्याय बिल्डिंग है, यहाँ हमारे जो वरिष्ठ रामू राम जी गुप्ता हैं उस बिल्डिंग में रहते थे। तो फिर कमलेश पटेल जी, ब्रजेश खंडेलवाल जी, शेखर इलेक्ट्रिकल्स वाले, ये सभी पहले वार्ड की राजनीति में थे कि सभी ने मीटिंग करी और सर्वसम्मति से मुझे वार्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद क्रमशः साल भर बाद में नगर की महामंत्री बन गई महिला मोर्चा की। इसके बाद ही अब चाहे जो कहिए कि मैं साल भर के अंदर मुझे महिला मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया। तो मैंने लीला उर्मलिया जी के साथ 2 बार काम किया। इसके बाद अंजू भाभी बनी, अंजू सिंह बघेल, वो बनी अध्यक्ष। तो वो उनके साथ भी मैंने ये कहा जाए कि कंटिन्यू में 7 साल 3-4 अध्यक्षों के साथ मैं महामंत्री का काम हमने किया। और इसके बाद इसी बीच में संगठन के चुनाव हुए। उस समय अपने दादा सुखेंद्र सिंह जी थे, संगठन के चुनाव हुए। तो उस संगठन के चुनाव में मुझे चुनाव लड़ाया गया, प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव। पहले चुनाव जो होते थे बकायदे वोटिंग से होते थे। तो मुझे प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव लड़ाया गया। अकेली महिला में 7 विधानसभा में से मैं अकेली महिला मैं चुन के आई थी। और फिर उसके बाद उस समय हमारी माननीय उमा भारती जी फिर प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। तो ऐसे आए। इसके बाद फिर मैं 3 टर्म्स प्रदेश कार्य समिति में रही। और मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में, जब हमारी महिला मोर्चा की किरण महेश्वरी जी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं उस समय राष्ट्रीय कार्य समिति में भी थी। चलिए, आपने बहुत सारे दौर देखे हैं जी। अब ये मैं क्वेश्चन बाद में करने वाला था, लेकिन अब चूंकि आपने विषय उठाया है तो पहले ही पूछ लूं। तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर देख रही हैं? तब की राजनीति में और अब की राजनीति में वास्तव में धरती आसमान का अंतर हो गया है। संगठन तो वही है, लेकिन संगठन में कार्य करने की प्रणाली जो हुई है वो बहुत बदल गई है। पहले होता था कार्यकर्ता कैसा है, काम करने वाला है, सजग है, पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये पार्टी के लिए कितना काम करेगा, कितना समय देगा। पहले पैसे का महत्व नहीं था कि कौन कितना पैसा वाला है, कौन कितनी चाटुकारिता कर सकता है, कौन कितनी जी हजूरी कर सकता है, ये नहीं था। यदि ऐसा होता तो मैं बहुत सामान्य घर से रही हूं, मुझे इतने सारे दायित्व तो कभी नहीं मिलते। उन्होंने मेरा मतलब एक वो देख करके कि ये महिला कहाँ काम कर सकती है, किस जगह के लायक है, तो उस जगह में उन्होंने वरिष्ठ जनों ने मुझे पहुंचाया। और मैं कभी दिल्ली नहीं जाती थी, कभी भोपाल नहीं जाती थी, किसी से पद मांगने नहीं जाती थी। और ये जस्ट अब उल्टा हो गया है। मतलब आज अगर पद चाहिए तो सबसे पहले पैसा होना चाहिए। सबसे पहले पैसा होना चाहिए, पनही मजबूत होनी चाहिए और चाटुकारिता होनी चाहिए। यानी बिना काम के भी सामने वाले के पास खड़े रहना चाहिए। वो किस प्रकार से हमारा दोहन कर सकता है, कैसा करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपने यहाँ महापौर की टिकट जब आपको मिली जी, तो आपको पहले से मालूम था क्या कि ये टिकट मिलेगी? चूंकि महिला आरक्षण था, महिला आरक्षण हो गया था और मैं अपना जो RSS महिला विंग है, राष्ट्र सेविका समिति, मैं उसमें बहुत सक्रिय रूप से काम करती थी। मैं सतना में कम से कम नहीं, यहाँ हमारे समय हम और एक अर्चना सिंह आजकल नागौद में रहती हैं तो वो अब उनकी शादी हो गई है। मैं और अर्चना सिंह मिल के शहर में कम से कम नहीं लगती थी महिलाओं की 10 से 12 शाखाएं हम लोग लगाते थे। और शाखाओं के चलते हमको भिन्न भिन्न वार्डों में जाना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे काम होते थे सेविका समिति के माध्यम से। तो चूंकि जब आरक्षण हुआ तो ये लोगों की मांग उठी कि भाई चूंकि महिला सीट हो गई है और सामान्य सीट थी तो आप चुनाव लड़िए। पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने लिए टिकट मांगूं। पर धीरे धीरे माहौल बनता चला गया
और लोगों के कहने से फिर हमने भी अपनी डरते डरते जहाँ जैसे उचित माध्यम से बात उठानी चाहिए वरिष्ठ जनों से, तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया कि सामान्य सीट है, आप देख लीजिए कैसा हो सकता है, बस इतना मेरा कहना था। और उसी के चलते मुझे टिकट मिली और मैं भारी मतों से जीत के आई। मेरा सवाल ये था कि आपको पहले से मालूम था कि आपको टिकट मिल रही है? लगभग थोड़ा अंदाजा था। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाजा था। क्योंकि मुझे ये कंफर्म था कि बहुत पहले से कि आपको टिकट मिल रही है। जी। जब भाभी जी को, अंजू सिंह बघेल जी को जी। निगम मंडल में जी। दायित्व मिला, हाँ। तो धर्मेंद्र सिंह बिसेन जी के साथ हम उनके यहाँ गए थे बधाई देने, मिठाई खाया। मैंने कहा आपको महापौर से दूर कर दिया गया। तो उनका कहना था कि अगर महिला सामान्य होगा तो मैं इस्तीफा देके और महापौर लड़ूंगी। हमने कहा संभव नहीं है। मैंने आपका नाम लिया था कि ये तो सीट उनके लिए फिक्स है। तो जब मुझे कंफर्म था तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा, देखिए राजनीति में, हाँ, क्या राजनीति में एक सेकंड तक जब तक कुछ ना हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता था कि हो सकता सीट मुझे मिल जाए, सामान्य सीट है, और गिनी चुनी महिलाएं ही उस समय सक्रिय थी राजनीति में, और खास तौर से अंजू नाम थे उस समय। तो चूंकि अंजू चर्चा तो ये थी कि आपकी टिकट बहुत पहले आरएसएस कार्यालय में आके रख गई थी। ऐसा नहीं होता है, चर्चा क्या हो जाए, चर्चाएं थी। हाँ, चर्चाएं तो देखिए कुछ भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये चर्चाएं मेरे पास तक टिकट आ गई, ये भी चर्चा हो सकती है, पर ऐसा सत्य नहीं है जी कि आरएसएस कार्यालय में रख गई है। हाँ, चर्चा का विषय बनता है, वो अलग विषय है, और हमने वरिष्ठ जनों से बात भी करी थी। लेकिन एक चर्चा और काफी तेज थी उस समय भी, आज भी जी, कि आरएसएस के माध्यम से ही आपको टिकट मिली, संघ में आप सक्रिय थी जी, लेकिन आपके महापौरी के कार्यकाल में जी आरएसएस वालों से ही टकराहट की भी बातें आई सामने। देखिए, टकराहट की बातें तो हम नहीं कह सकते हैं, वैचारिक कहें, कुछ तो ऐसा था, कुछ नहीं, कुछ बीच वालों ने ऐसा कर दिया। मेरा व्यक्तिगत कभी किसी से कुछ नहीं हुआ। एक भी सदस्य ऐसे नहीं होंगे कह दे कि हाँ मेरी बिमला जी से कुछ ऐसी बात हुई है, पर बीच के लोगों को, कुछ ऐसे हमारे जो पार्षदगण थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जो हमारे यहाँ भी बैठते थे और फिर सामने वाले के पास भी जाके बैठते थे और बोलते थे कि या तो पांडे जी ने ऐसा कह दिया या मैंने। तो मैं तो अपना बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि मैंने कभी किसी को कहा। मेरे पतिदेव थोड़ा मुंह फट जरूर हैं, थोड़ा मुंह के वो तेज हैं, तो वो कुछ लोगों की आदत हमेशा से रही है जी। हिंदू धर्म में एक परंपरा है गोद भराई की जी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कान भराई का काम करते हैं। हाँ, वही आप कह रहे हैं। हाँ, वही कान का धंधा है, कान भराई। लेकिन बड़े लोगों में एक कमी मैंने और देखी है, वो कान के कच्चे भी बहुत, कान के कच्चे होते। मैं यही आपसे बोलने वाली हूँ, जिन्होंने मुझे बेटी स्वरूप, बहन स्वरूप स्नेह दिया, उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि क्या ऐसा हुआ है, और वो गांठ बांध लिए। ऐसा हुआ ना, तो मतलब ये चर्चाएं भी जो उठी तो वो सही थी। हाँ, सही थी। एक टकराहट और नगर निगम में बहुत ज्यादा सुनने और देखने को मिलती थी। स्पीकर और महापौर में हमेशा टकराहट रहती थी, आपके कार्यकाल में भी थी। पता नहीं क्यों होती थी, मेरे समझ में नहीं आता था। मेरे तरफ से तो कभी, चूंकि मेरे लेकिन हुई ना आपके हुई, पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि हुई। अरे हाँ, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने मतलब जब शपथ ग्रहण नहीं किया था उसके पहले उनको राखी बांधी थी, और उस दिन से उन्होंने मतलब बहन मानना शुरू कर दिया था। और मैं अभी भी ये बोलूंगी कि उनके तरफ से मुझे कैसा कभी भी अपमानजनक बातें नहीं सुनने को मिली, कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने व्यक्तिगत मुझसे कुछ कहा हो। फिर मैं वही बात बोलूंगी कि ये बिचौलियों का काम था, जो वास्तव में ये नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हर कार्यकाल में शहर में ऐसे 10 से 15 लोग हैं जो किसी पद में नहीं रहते हैं, जो किसी दायित्व में नहीं रहते हैं, लेकिन वो नंबर 1 में भिड़ाने में रहते हैं। 10 से 15, अब नाम मत पूछिए हाँ कौन है कैसे हैं, और वो कोई एक दल के नहीं है, हर दल के लोग मिला के हैं। ऐसे 10 से 15 लोग हैं जो आपके पास भी बैठेंगे, उनके पास भी बैठेंगे, उनके पास भी बैठेंगे, और पता नहीं कहां से उनकी बातें उपजती हैं कि इधर का उधर कर देते हैं।
हाँ, कही अनकही नहीं हाँ। कही बातें भी इधर या से- मान लीजिए धोखे से इतनी सी कुछ बात निकल गई हो तो उसको उसको कितना बढ़ा के- लंबा बढ़ा- खींच के बना देंगे, ये तो मेरे समझ से परे है। सतना विधानसभा से कभी बीजेपी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया, जी, कभी नहीं दिया। एक बार कांताबेन पारिक कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और वो जीती अब भी वो थी। जीती भी थी। तो और कांग्रेस ने तो टिकट दी जी और महिला विधायक बनी। जी बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, जी। लेकिन विधानसभा टिकट मुख्यालय से कभी नहीं देती, क्यों? अब देखिए, अब 33 हम का आरक्षण मिल गया है संविधान में, तो हो सकता है जब आरक्षण मिला है तो सतना जिले से, अब तो खैर 5 विधानसभा 5 रह हैं। गई हैं, तो 5 में तो 2 है ना, 5 में 2 तो मिलेगी ही। तो एक तो आरक्षण में है वैसे भी, तो अब देखिए क्या करते हैं। मांग तो हम लोग बहुत करते हैं, पर हो सकता हमारी कमी हो कि उतने ऊपर लेवल तक ना पहुंच पाते हो। बीजेपी में बार बार कहा जाता है कि परिवारवाद हमारे पार्टी में नहीं चलेगा जी, लेकिन आम चर्चा है कि सतना की राजनीति में एक परिवार का पूरी तरह कब्जा है। जी, जी, जिला पंचायत, जी, विधानसभा, लोकसभा, हर टिकट एक ही घर एक ही परिवार को जा रही है। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो देखिए मेरा कहना है कि हो सकता है ऊपर वालों को ये दिखते हैं कि सिर्फ यही सक्षम है हर चुनाव लड़ने के लिए, इस वजह से उन्हीं की तरफ उनका रुझान जाता हो। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है? नहीं तो है, तो अब धीरे धीरे तो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। पहले तो वास्तव में नहीं था। आप देख रहे हैं कि दादा सुखेन सिंह सांसद रहे, यदि चाहते तो वो भी अपने घर से किसी लड़के को, बहू को, कहीं ना कहीं इतने सक्षम थे वो कि दिलवा लेते। इसी तरह से रामहित गुप्ता जी रहे हैं, वो भी इतने सक्षम थे कि दिलवा, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे परिवारवाद आता जा रहा है, और यदि उस पे हमारे वरिष्ठ जनों ने और श्रेष्ठ जनों ने उस पर विचार नहीं हुआ किया तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी तो जानी ही जाती है ना। एक मुद्दा और था कि जैसे कहा गया कि हम जेबी जिलाध्यक्ष नहीं बनाएंगे जी, लेकिन दूसरी बार देखा जा रहा है कि जेब का ही जिलाध्यक्ष। नहीं, जेब का तो नहीं कह सकते हम, इसलिए कि वो लड़का बेचारा संगठन का काम तो कर रहा है, कब से काम कर रहा है संगठन का। वो संगठन के काम में आपको ध्यान होगा कि कितनी उसकी कुटाई हो गई थी कॉलेज के अध्यक्ष के समय, तो वो तो संघर्षशील लड़का है। अब देखिए वो सांसद है सांसद है तो सांसद के पास तो कार्यकर्ता जाएंगे ही, और कार्यकर्ता जाएंगे तो अपेक्षाएं तो होती हैं कि मेरा भी काम हो, मेरा भी काम हो। यदि मान लीजिए उदाहरण, कल को इनकेस ना कहिए मैं ही बन गई होती तो क्या मुझे भी यही लोग कहने लगते कि जेबी है, किसी ना किसी की जेबी है? तो ये सब नहीं। वो संघर्षशील लड़का है, उसने संगठनों में विभिन्न दायित्वों में काम किया है और हमेशा काम किया है संगठन, मेन संगठन का हम कह सकते हैं, जेबी नहीं कह सकते उसको हम। सतना को पावरलेस मंत्री क्यों दिए जा रहे हैं? रामखिलावन पटेल नाम ले रहा हूं जी, आज तक वो बता दें कि 5 साल रहते हुए उन्होंने कोई एक काम किया हो। मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। 1 साल से ज्यादा हो गया प्रतिमा बागरी जी को, वो कहीं यहां दौरा कर रही, कहीं वहां दौरा कर रही, लेकिन एक प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री होते हुए किसी नगर पंचायत के लिए भी कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। अपने क्षेत्र के लिए तो बड़ा काम करना ही है। क्या कर रही है? करोड़ों करोड़ों की रोडें, करोड़ों करोड़ों के डैम और ऐसे ऐसे कई उनके काम हम पेपर के माध्यम से ही देखते हैं। मैंने उनसे कभी पूछा नहीं है कि आप क्या आपके यहाँ काम हो रहे क्या नहीं हो रहे, पर पेपर और जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम उनके आज। कोठी नगर पंचायत का कुछ सुना आपने? एक ही नगर पंचायत है उनके में। हाँ नहीं, मतलब ये रैगांव क्षेत्र का विधानसभा का नगर पंचायत में कुछ कोई एक मैं इतनी नहीं इतनी दूर तक सतना नगर निगम तो अपन चर्चा खूब सारी करेंगे। मंत्री रहते हुए मंत्री का काम तो पूरे प्रदेश का है, लेकिन खासतौर से जहाँ रहते हैं अपने जिले के लिए तो कुछ करेगी ऐसा नहीं। हाँ, अच्छी है वो तो मुझे भी उम्मीद है। हाँ। रामखिलावन जी कुछ कर गए हैं, कुछ ये भी करेंगी नहीं उम्मीदें मुझे भी बहुत है, क्योंकि देखिए पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, वो दूसरा समझदार है, दूसरा चीजों को वो लेती है, गहराई से तो लेती है। अब आ जाए समझ में। पावरलेस कहने का मतलब कि पावर नहीं है,
जो पावर रीवा को मिलता है। राजीव शुक्ला लगातार मतलब वो कर रहे हैं, वो अनुभवी बहुत है चीजों के। वो तो फिर हमारे यहाँ अनुभवी को वो कॉन्ट्रैक्टर, वो इंजीनियर, वो ठेकेदार, काम कराने की जो सिस्टम है वो सब में, सब चीजें उनमें है, वो खुद ही में है, वो खुद ही में है सारी चीजें। तो और पुराने उनके पिताजी भी शायद है ना, बहुत बड़े ठेकेदार थे, तो उन्होंने तो बचपन से वो चीजें मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को अब हमारे यहाँ मंत्री पद मिले तो कुछ काम हो, नहीं तो मतलब हर चीज उनमें गुण है। तो एक टेक्निक है कि कैसे काम पास कराना है। अरे तो बोलिए ना मंत्री जी को, डीपीआर खुद ही डीपीआर बनवा लेते हैं सब कुछ। मंत्री जी को बोलिए वो भी ठेके की लेना शुरू करें तो कम से कम कुछ तो काम हो, यहाँ हमारे यहाँ विकास दिखे, ठेके न ले, काम कराना शुरू करें। एक प्रमुख मुद्दा जो मेरे जहन में है, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाना एक अलग बात है, क्योंकि आप 5 साल एक प्रमुख कुर्सी पे बैठी हुई थी। सबसे ज्यादा नगर निगम में भ्रष्टाचार की बातें की जाती हैं, बिना पैसे कोई काम नहीं होता, बिना पैसे ये। आपके अनुभव 5 साल के क्या कह रहे हैं? आप तो सही बोल रहे हो। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। मैं महापौर नहीं बनी थी, तो मुझे एक जन का किसी का राशन कार्ड बनवाना था। तो मैंने हुब्बी तो मार दी कि मैं बिना पैसे का राशन कार्ड बनवा के लाऊंगी, इसलिए कि मैं राजनीति में थी, महिला मोर्चा का दायित्व था मेरे पास, और मैंने हुब्बी मार दी कि मैं बनवा के लाऊंगी, पैसा नहीं लगेगा। तब नगर निगम वहाँ लगता था रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ महामाया होटल है, वहाँ लगता था। मैं उसके पास गई, उस राशन कार्ड डिपार्टमेंट ने मुझे 100 रुपए की मांग करी। अब मैंने किसी बड़े आदमी से हुब्बी तो मार दिया कि मैं बिना पैसा के, अब वो राशन कार्ड मेरा बन नहीं रहा था। फिर मैंने 100 रुपए अपने से दिए, अपने से देखे और उनको राशन कार्ड ले जाके दिया और बोला नहीं लगा पैसा। तो ये तो हाल है, तो है इसमें सुधार करने की तो जरूरत है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि जो भ्रष्टाचार है तो वो कम था और वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा विचारणीय बात है, जिसको कम होना चाहिए। खुल के बताएं ना कैसे कैसे किस ढंग से बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा है। अब लेने वाले लोग जाने कि कैसे बढ़ाते हैं, और देने वाले लोग जाने कि कैसे बढ़ा रहे हैं। ये एक कमीशन का बड़ा खेल मुझे पता चला जी, कि नगर निगम में देखिए महापौर अलग से कोई पैसे मांगते नहीं है जी, या स्पीकर कोई पैसे नहीं मांगते, निर्माण समिति के अध्यक्ष पैसे नहीं मांगते। जो निर्माण होता है उसके जो चेक बनते हैं उसमें फिक्स है कि कमिश्नर का इतना, महापौर का इतना, महापौर के जो सचिव, परिषद सचिव उनका इतना, कमिश्नर के स्टेनो का इतना, निर्माण समिति के अध्यक्ष का इतना, ऐसे एक फिक्स है। तो वो आपके समय में भी रहा है, लेकिन बहुत कम था, बहुत कम था। नॉमिनल एक नाम का था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कम। अब वो हमको हो गए 20 साल जी। अब 20 साल में अब मान लीजिए 10 गुना के हिसाब से बढ़ता है, तो आज क्या हो गया होगा। कितना था आपके समय में? मेरे समय बहुत कम था। कुल मैं 60 बता रही हूँ, कुल 3% था। कुल 3%, मतलब पूरे ऑफिस का। हाँ। अब आप उसमें कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना रहा होगा। अब 10 गुना आप कह रही हैं तो 30%, 32% मैं अभी सुन रहा हूँ कि है। जी, अब जो भी हो, मैं कभी अंदाज मैं अभी सुन रहा हूँ, जो मुझे वहां के लोग बताते हैं। अब सुनाई बातें कितना सही हो सकती हैं, ठेकेदारों द्वारा ही बताया जा रहा है कि 32% हम लोगों को देना पड़ रहा है। तो अगर 32% ठेकेदार दे रहा है, 8-10% अपने लिए भी कमाएगा, तो 40% तो ऐसे ही चला गया उसका। तो 60% में कितना काम होगा? सही सीमेंट वाष्पित हो रही है, अभी मैंने खबर। ये सिस्टम है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हम। जो बदनामी से न डरे वही महिलाएं राजनीति में आए जी। ऐसी चर्चा है जी कि राजनीति में आने वाली महिलाओं को बदनामी का डर सताता है। बिल्कुल 101% सत्य है कि मतलब वो घर से एकदम फ्री हो, उनको समय का बंधन ना हो, उनका बदनामी का डर ना हो, समय का बंधन ना हो। 12 बजे आए, 1 बजे आए, चाहे 4 बजे आए, वही महिलाएं आज राजनीति में, आज के समय में वही महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, बाकी नहीं। मुझे जो अब 25 साल से और आज में मुझे जो अंतर समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है। हम लोगों का पीछे जाने का कारण क्या है? हमारे संस्कार ही हमको नहीं बढ़ने दे रहे।
क्योंकि आज की जो डिमांड है वो हम लोग नहीं जा पा रहे, नहीं कर पा रहे। बदनामी से डर लगता है, समाज से डर लगता है, और अपने घर परिवार से आज भी डर लगता है मुझे। मैं अब डरने वाली उम्र मेरी चली गई, लेकिन यदि मुझे शाम के 7 बज जाए और मैं किसी मीटिंग में रहूं तो अंदर से एक घबराहट टाइप की होती है, अरे 7 बज गए, मुझे घर पहुंचना है, 7 बज गए, घर पहुंचना है। तो एक ये जो अंदर डर रहता है, तो वो तो खत्म हुआ कि मर्यादाएं खत्म। सतना विकास में क्यों पिछड़ा, इसकी कोई प्रमुख वजह आपके निगाह में? मैं इसके विषय में तो नहीं बता पाऊंगी क्यों बिछड़ा, इसलिए कि मैं तो यदि मैं उस कार्यकाल में थी जब मैंने पदभार संभाला था, तो शहर में मात्र 3 रोड थी आरसीसी, जो यादव जी के समय, डॉक्टर यादव जी से गए। बड़ी लंबी रोडें और बहुत अच्छी रोडें बनाई गई थी वो आरसीसी रोडें। फिर उन्हीं रोडों का मैंने अनुकरण करते हुए सारी शहर की रोडें आरसीसी बना दी थी। मतलब जो प्राथमिक आवश्यकता थी। मैं जिस गली से निकल जाऊं, मैं कोई अपनी बड़ी प्रशंसा, बड़ी बड़ाई बात नहीं कर रही हूं, मैं जिस गली से निकल जाऊं, उस गली से मेरी गाड़ी गई और मुझे खराब रोड दिखी तो मैं जाके उसकी फाइल जरूर बनवा लेती थी। और जब बजट होता था, प्राथमिकता तौर पे उस वार्ड का, उस रोड को ले लिया जाता था। मेरे समय में पार्टी का बंधन नहीं था कि ये बीएसपी का है, कि कांग्रेस का है, कि भाजपा का है। मतलब बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, मैं बोल रही हूँ उस समय जब मुझे काम करना है, मैं पार्टी का बंधन नहीं था। जब पार्टी का काम है तो पार्टी के हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो सभी एक, तो सब आखिर वो रोड सतने की तो है। 45 वार्ड, हमने यदि मान लीजिए किसी वार्ड का अध्यक्ष बीएसपी का है या कांग्रेस का, XYZ किसी का है, पर आखिर क्या भाजपा के लोग वहां से नहीं निकलेंगे? भाजपा के लोग वहां से निस्तार नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जिनने आज बीएसपी का या कांग्रेस का पार्षद चुना है, कल वहां बीजेपी को भी तो चुन सकते हैं। आखिर काम करने पे एक इमेज तो बनेगी। तो मेरे कार्यकाल में मैंने ये नहीं देखा कि पार्षद कौन दल का है। मुझे ये लगा कि हमारा सतना शहर 45 वार्ड का है और इन 45 वार्डों की जिम्मेदारी काम करने की हमारी है, विकास की। उस हिसाब से मैंने विकास किया, और आपको भी मालूम होगा कि मैं तरह तरह की लड़ाइयां भी लड़ती रह गई और काम भी करती रह गई। आज आपकी बनाई हुई सड़कें खोदी जा रही है, पीड़ा नहीं होती? अब पीड़ा तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये एक विकास की सतत प्रक्रिया है। कुछ करना है तो कुछ बिगाड़ना तो पड़ेगा ही। यदि आपको सीवर लाइन डालना है तो रोड तो खोदेगी ही, बिना रोड खोदे तो लाइन पड़ेगी नहीं, सीवर लाइन। दूसरी बात, और भी जो आज ये पड़ रही है आपकी, क्या बोलते हैं, गैस पाइपलाइन पड़ रही है, तो गैस पाइपलाइन भी डालेंगे तो आखिर खोदेंगे तो है। तो दुख तो नहीं होता है, इसलिए कि वो तो विकास की सतत प्रक्रिया ही चलती रहेगी। पर इतना जरूर है, लोग कहते हैं कि आपकी खोदी रोड जहां निकल रही है वहां कबाड़ियों की बल्ले बल्ले हो जाती है, छड़ ही छड़ बीनते हैं, छड़ बहुत निकल रही है, इसीलिए अब बिना छड़ की बन रही है। हाँ, इसीलिए बिना छड़ की बन रही है, पीसीसी बन रही है, आरसीसी नहीं बन रही। एयरपोर्ट कैसे सिकुड़ा? एयरपोर्ट अब देख लीजिए, चारों तरफ से कब्जा है, अतिक्रमण है। अतिक्रमण तोड़ने के लिए इतना बड़ा वो होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, जिसको जो कोई भी करे तो कम से कम पहले इतना बहुत बड़ा अतिक्रमण हटाना चाहिए। तो और वोट की राजनीति अतिक्रमण हटा नहीं पाएगी। मतलब हवाई अड्डा सतना का समाप्त माना जाए। हवाई अड्डा जितना था जैसा था वो भी रहा आता तो बड़ी बात है। ये अतिक्रमण करवाने में हाथ किसका? अब मुझे तो लगता है हाथ नहीं होता है किसी का, लोग वाग आते हैं, बना लेते हैं। मेन काम होता है नगर प्रशासन का। जहां कब्जा हो रहा है उस कब्जे को शुरुआती दौर पर रोकना। तो जब हम शुरुआती दौर पर नहीं रोकते हैं, 3-3, 4-4 मंजिला घर बन जाते हैं, फिर उसको तोड़ने के लिए फिर 10 तरह की सिफारिशें आती हैं। भाई सभी को कष्ट होगा। आज हमारा 10 मंजिला, 5 मंजिला, 3 मंजिला घर टूटेगा तो हम तो 4 जगह जाएंगे कि भाई हमारा ना टूटने पाए। और वोट हमको जिस पार्टी को देना है वो पार्टी वाले तो कहीं ना कहीं सिफारिश करेंगे ही। तो ये सब वोट की राजनीति में चलते अतिक्रमण है, ये नहीं हट पाना है। एक बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में एक बार अतिक्रमण हटते देखा है। पूरा वो समय पता नहीं कलेक्टर, मुझे ध्यान नहीं है कलेक्टर कौन थे, पूरा हवाई पट्टी साफ हो गए थे। यहाँ तक कि हमारे घर के पीछे जो अतिक्रमण थे वो भी घर गिराए गए थे। हाँ, बड़े बड़े घर फिर आबाद हो गए।
फिर बन गए। अब तो पैर रखने की जगह नहीं कहीं बची। वर्तमान में जैसे महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें की जाती हैं। अभी एक महिला ने नगर निगम में आवाज उठाई, उन्हें एमआईसी से बाहर कर दिया गया। सुना तो आपने भी होगा। ये ध्यान नहीं है मुझे किसने उठाई। नम्रता सिंह। अच्छा। उन्होंने परिषद की बैठक में एक मुद्दा उठाया था कि अतिक्रमण अधिकारी ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनको जबरदस्ती एमआईसी से निकाल दिया गया। नहीं, यदि उन्होंने मुद्दा उठाया था तो उस मुद्दे की जांच होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी। हाँ, कायदे सिस्टम तो यही है कि मुझे कोई भी हो एमआईसी में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने को ये मतलब नहीं है। पर यदि महिला है और वो आवाज उठा रही है तो कायदे से उसकी जांच होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी के प्रति एक आप 2-3 सदस्यीय टीम बना देते, 5 सदस्य, उसमें कुछ अपने पार्षद कुछ और कर्मचारी गण कर देते, ऐसी टीम बना के और सही मुद्दे पर जाके, और यदि उसमें उनका दोष पाया जाता कि गलत तरीके से ब्लेम कर रही हैं, तो आप हटा देते। आपके पास इतना ही पावर है हटाने का, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो चुना जनता ने है। एमआईसी से हटाने का पावर महापौर को रहता, तो आप हटा देते यदि वो गलत थी। यदि नहीं गलत है तो कर्मचारी के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए था। अधिकारी महापौर की कितनी बात मानते हैं? मैं आपकी के कार्यकाल से शुरू करता हूं। देखिए, अधिकारी मानते हैं बात, अधिकारी मानते हैं। मनाने का तरीका होना चाहिए। तरीका, आप हर समय गाली देके और डंडा उठा के और जूता उठा के नहीं मना सकते हो, नहीं काम करा सकते हो। क्योंकि चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, सबका अपना मान स्वाभिमान होता है। हर कोई देखिए, आपका दिया करा सब भूल जाएगा, और लेकिन आपने यदि उस व्यक्ति को कहीं गाली दे दी या अपमानित कर दिया तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अपमान जिंदगी भर इंसान नहीं भूलता है। वो कहीं ना कहीं खार खाए बैठा रहता है, और जब उसका मौका लगेगा तो वो कच्चे घड़े के समान फोड़ता है। तो ऐसे ही अधिकारी भी हैं। आप कुछ प्रेम से काम कराओ, कुछ कलम के डर से अधिकारी कर्मचारी सिर्फ अपने कलम से डरते हैं कि कहीं सस्पेंड ना हो जाए, कहीं टर्मिनेट ना हो जाए। क्या हर समय गाली देने की जरूरत थोड़ा है। मैंने तो अपने कार्यकाल में कभी किसी को तय भी नहीं बोला, किसी को अपमानित शब्द किसी को नहीं बोला। पर हाँ, मैं ये जरूर बोल देती कि यदि काम नहीं करोगे तो आपको मतलब कुछ भी एक्शन पनिश कर देंगे। हाँ, तो हमारे समय में तो कार्य चलता था। आप देख लीजिए, इतने भीषण संकट के समय हमने पानी ले आके दिया। नहर का पानी यहाँ गिराया, जो आज समस्या खत्म है। वो देखिए, ये बात अलग है कि हमने लाके दर दिया, बेसिक काम कर दिया। अब उसको व्यवस्थित सुरक्षित आगे बढ़ाने का काम अन्य लोग कर रहे हैं। शुद्ध पानी पेयजल का हम आज भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, नहीं दे पाते। उससे तो मैं भी पीड़ित हूँ। आप भी पीड़ित हैं? मैं भी पीड़ित हूँ। हर तीसरे दिन टंकी साफ करवाना पड़ता है, और नल की टोटियां जो हैं वो ऐसे बज जाती हैं, इतने इतने गुच्छे। और फिल्टर, हर महीने फिल्टर बदलवाना पड़ता है। क्या कहें, किसको कहें कि भाई पानी साफ दो। और उसका जो काम मुझे समझ में आया, व्यक्तिगत जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि ये सीवर लाइन की पाइप वो पड़ रही हैं, खुदाई हो रही है, और काफी समय तक खुदा पड़ा रह जाता है, तो गाड़ी वाहन कुछ असामाजिक तत्व पाइपों को तोड़ देते हैं। उसके माध्यम से मिट्टी कचरा उन पाइपों में जाता है। नहीं जा रहा है। हाँ, मैं आपकी बात को काट रहा हूं जी। मैंने एक खबर अपने चैनल में दी थी जी कि सीवर लाइन और पीएचई के पाइप लाइन दोनों लोगों को बैठाया जाए नगर निगम में, और जहां सीवर लाइन खोदना हो उसके पहले पीएचई वाले पहुंच जाएं और उनको बता दें कि यहां हमारी पाइप लाइन है। तो पाइप लाइन जो फूट रही हैं, जिनमें मतलब गंदगी जा रही है, वो बंद हो जाएगी। उस खबर के बाद अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आया कि कहीं पाइपलाइन टूटी हो। मतलब दोनों को बैठा दिया गया, तो जहां सीवर लाइन डालना है उसके पहले पीएचई पहुंच जाता है और उनको समझा देते हैं कि यहां हमारी लाइन है। तो अब पाइपलाइन तो नहीं टूट रही है। ये बहुत पहले करना चाहिए नगर निगम को, बहुत पहले करना चाहिए। लेकिन मेरी खबर पे बात किया, इसके लिए भी चलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इतना हम लोग मेहरबान हुए। नहीं ठीक है। यदि कोई देखिए सकारात्मक यदि हमको सुझाव आ रहा है तो उस सुझाव पे अमल करना चाहिए। मैं सिर्फ समस्या नहीं बताता,
नहीं, मैं समस्या के साथ साथ उसका हल समाधान भी बताता हूं। समाधान भी होना चाहिए। मेरी हर खबर में आप देखिए समस्या और उसके पीछे समाधान। नहीं, सही बात है। देखिए हर समय समस्या नेगेटिव बातें नहीं करते रहना चाहिए, कभी पॉजिटिव बात होना चाहिए। समाधान भी बताता हूँ। हाँ। लेकिन आजकल लोग वो चुभती बहुत है ना बातें, तो क्या किया जाएगा। क्या करोगे किसी के विचार को। अब लोग ये कह रहे हैं कि मैंने नागेंद्र सिंह जी से एक प्रश्न किया था, वो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी जी, कि इस साल जो आपने पूरे प्रदेश में सड़कें बनवाई हैं, इसी साल की बारिश में कितनी सड़कें बह गई। तो उन्होंने मंच से सार्वजनिक रूप से इसका उत्तर नहीं दिया। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, नीचे उतरे, तब मुझे बुला के बोले 700 सड़कें बह गई हैं। तो मतलब मालूम सबको सब कुछ है, समझिए ना। लेकिन बुरा बहुत लगता है कि आपने ये क्यों पूछा। अरे आपको मालूम है ना कि 700 सड़कें बह गई। भाई एक वो है दोहा है जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल करे सुहाए। तो मैं व्यक्तिगत प्रश्न नहीं उठाता जी, किसी की भी व्यक्तिगत लाइफ पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन सार्वजनिक लाइफ में तो आप सुनोगे ना, यदि कि आप जो सब खाओ पियो बराबर करो, कोई बोले ना, ऐसा कैसे चलेगा। यदि निंदा जायज है, वाजिब है, तो उस निंदा पे विचार करना चाहिए कि कहां पर हो रहा है कहां नहीं हो रहा। सही बात है। चलने दीजिए, क्या करेंगे इसमें। चारों तरफ धूल ही धूल, शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसको हम स्मार्ट सिटी कैसे कहते हैं। क्या बताया, स्मार्ट सिटी नाम चेंज कर देना चाहिए। स्मार्ट सिटी से क्या रखना चाहिए, खाली साधारण सिटी कर देना चाहिए, हो गया। साधारण तो सिटी पहले से थी। तो स्मार्ट बनाने की, स्मार्ट कहने की क्या जरूरत थी, बनाने की नहीं, कहने की। जब बन जाती। स्मार्ट सिटी का जो प्रावधान था, वो पहला प्रावधान था कि हम अलग एक नया शहर बसाएंगे। तो कुछ बस तो रहा है, जैसे कहां बस रहा? नेक्टर झील है, पीएम आवास है, और इधर प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं। पूरा वो निकाल के बाहर कर दिया नए शहर को। पूरे बजट को पुराने शहर में खत्म कर दिया गया। मुझे जहां तक जानकारी है कि वो बजट भी समाप्त हो चुका, अब नया मांगा जा रहा है राज्य सरकार से। 100 करोड़ की एक फाइल गई है सड़क बनाने के लिए। देगी सरकार के पास, वो तो देगी सरकार, तो कर्जा लेगी देगी, सरकार बैठी इसीलिए है। तो मतलब बजट समाप्त हो चुका, नया शहर कहां बना पाए हैं। अब ये सवाल उन्हीं से करिए, मैं तो बहुत दूर हूं इन सबसे, बस देखती रहती हूँ। धूल तो सही में है, मैं भी पीड़ित हूँ। धूल है ना। हाँ, धूल तो बहुत ज्यादा है। गड्ढे हैं, धूल है। मैंने कई बार कमिश्नर से भी बोला, महापौर से भी बोला, अध्यक्ष से भी बोला कि भैया जैसे धबारी तरफ डामरीकरण कर दिए हो, तो मेरे रोड में भी डामरीकरण कर दो। कम से कम बाइयां हर महीने 100 रुपया बढ़ाती हैं। कहती हैं दीदी आपके यहाँ बड़ा दस्त आती है, बड़ी धूल आती है, तो साफ तो करवाना है, तो क्या बोले भाई करो। तो धूला तो बहुत है, वास्तव में धूला बहुत है। सड़कें ऊंची बन रही, सड़क के ऊपर सड़क। इससे पानी निकासी की बड़ी समस्या आने वाली है बारिश में। मैं बार बार कह रहा हूं, ये शहर पूरा डूब क्षेत्र में समा जाएगा। देखिए जब नहीं आदमी सुधार करता है बताने के बावजूद, तो आगे जो होगा आदमी निपटेगा, क्या करेगा। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि सतना से बहुत लोग पलायन भी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित कर रहे हैं। बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, जो सक्षम है वो पलायन कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ सब व्यवस्थित है, जो नहीं जा सकते हैं। मेरी बात सच जा रही है। एक बात मैंने और कही थी कि सतना को गांव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो लोग जब पलायन ही कर रहे हैं, पहले गांव से पलायन करते थे, सतना में सतना, अब लोग पलायन करके दूसरे शहर में जा रहे हैं। कई ऐसे हमको परिवार मिले हैं चर्चा में, तो जिन्होंने बोला कि अब सतना रहने लायक नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ ले ले, वहां ले ले, ये कर ले, वो कर ले, तरह तरह की बातें सामने आती हैं। जमीन कारोबारियों के लिए तो अच्छा हो जाएगा। अब जमीन देखिए हो तो जाएगा, पर मेरा जमीन कारोबारी कौन है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जो जमीन का कारोबार कर रहे हैं अच्छा ही होगा, हो सकता है उनके लिए अच्छा होगा, लोग जा रहे हैं, हो सकता है इसीलिए सब हो रहा हो। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ, जमीन से संबंधित सुनूं। महिलाओं के लिए कोई मैसेज, जो राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना हो तो क्या बोलेंगे?
देखिए, महिलाओं के लिए मेरा मैसेज यही है कि महिला राजनीति में आज आवश्यकता है महिलाओं की, कि देखिए जब तक समाज की आधी आबादी यदि सुप्त अवस्था में रहेगी, जागृत अवस्था में नहीं आएगी, तो चाहे समाज हो, चाहे नगर हो, चाहे देश हो, वो संभव नहीं है पूरी तरह से सक्षम होने में। इसीलिए देश की आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को, सक्षम महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में आकर के इतना मेरा जरूर सबसे निवेदन रहता है कि जो राजनीति में आए एकदम स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों को साथ में लेते हुए और विकास के पथ पर चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।